अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कशन की थी, जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। आज हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट लेक्चर इनकम एक्सपेंडिचर पर। अब इसमें सबसे मेन चीज जो है वो दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आज मैं स्टार्ट यहाँ से लूंगा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये तकरीबन हर क्वेश्चन में मिलेगा और हर क्वेश्चन में इसकी वर्डिंग जरा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, मोस्टली सब्सक्रिप्शन जो है वो एनुअल बेसिस पर होते हैं। जो भी क्लब का मेंबर बनता है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है, एंड द मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे द सब्सक्रिप्शन। अब इस सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साल के एंड पर कुछ एरियर हो, यानी कुछ अमाउंट ऐसी है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको एडवांस में मिल चुका हो, यानी अगले साल का हो। तो बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ रही होती है, ये वो सब्सक्रिप्शन होता है जो उस पीरियड में, उस साल में, उस अकाउंटिंग ईयर में आपने एक्चुअली रिसीव की है। लेकिन जो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाऊंगा, ये वो अमाउंट होगी जो एक्चुअली हमारा उस साल से रिलेट करता है। इसलिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, या बिल्कुल ऐसे समझ लें ये इनकम अकाउंट है, जैसे टी अकाउंट बनाते हैं और इसके थ्रू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो अगर ओपनिंग बैलेंस एरियर हो तो ये रिसीवेबल होता है, यानी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एरियर, यानी रिसीवेबल। और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस एडवांस हो तो वो हम इसको क्रेडिट करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब इसके बाद इसमें जितना पूरे साल में सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी कैश डेबिट जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रहा है, और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। और ये अमाउंट आपको मिलती है मोस्टली रिसीट एंड पेमेंट से। और अगर जिस क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट ना दिया हो आपको, तो फिर भी ये डाटा गिवन होगा कैश का। आपको रिसीट एंड पेमेंट बना बनाया नहीं दिया होगा, लेकिन कितना कैश में आपने सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। उसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके किसी किस्म की कोई बैड डेट्स हो जाते हैं सब्सक्रिप्शन में, अगर कोई मेंबर जो है वो छोड़ जाता है और उसकी कोई अमाउंट रिसीवेबल थी तो उसको राइट ऑफ करना होता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि बैड डेट्स डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। और रिसीवेबल की जगह हम वर्ड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस इसमें आ रहा है रिसीवेबल, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और ये राइट ऑफ हो जाता है। तो जितना भी बैड डेट्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, जिसको आप रिटर्न ऑफ कहते हो, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये अमाउंट आपको एडजस्टमेंट से मिलेगी, आपको एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी होगी। उसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे। अब जो एरियर का क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट होता है, तो ऑपोजिट साइड पे लिखा जाएगा क्रेडिट, बैलेंस कैरी डाउन। और जो एडवांस अमाउंट है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और चूंकि क्लोजिंग बैलेंस है तो ऑपोजिट साइड पर लिखा जाएगा। अब इसका जितना भी डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी इसको टोटल करेंगे, टोटल करके जितनी भी अमाउंट आएगी उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी, दिस अमाउंट शुड बी चार्ज as an income, should be credited to income and expenditure। ये बैलेंसिंग अमाउंट आएगी जो हमने कैलकुलेट की। अब लेजर तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अब इसके जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो जरा थोड़े से ट्रिकी वर्ड में देता है। तो पहले जरा हम एक सिंपल बनाते हैं, मैं छोटी छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले हम जरा सिंपल डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जांपल 1, अब हमें वो ये कहते हैं जी कि सब्सक्रिप्शन
balances as at 1st January 2017 or as at 31st December 2017. और फर्दर हमें वो इंफॉर्मेशन देता है एरियर्स, यानी जब साल शुरू हुआ था तो 17,000 का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा एरियर था, और 31 दिसंबर को जो हमारा एरियर था अमाउंट वो 24,000 थी। और इसी तरीके से एडवांस जो हमें मिला है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, उसके बैलेंस 31,000 और 29,000 हमें गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग। और फर्दर वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जी सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज $292,500 was received during the year ended 31st December 2017। यानी ये सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ, उसे आगे लिखते हैं मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रुपीज 9,000। ठीक है, अब ये मैंने सारा डाटा लिया और ये सिंपल सा डाटा है। ये पहली एग्जांपल में जैसे आपको मतलब मैं पहली एग्जांपल जो लेता हूँ बहुत सिंपल होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है वो फर्दर ऐड करता जाता हूँ चीजें। तो सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और ये सिंपल सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। ओके जी, अब जरा देखिएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेके आते हैं। ओपनिंग बैलेंस ये दो है, 1 और 2। अब इसमें जो एरियर है वो रिसीवेबल है, जो एडवांस है वो अनअर्न्ड है। अनअर्न्ड का बैलेंस जो है इनकम में क्रेडिट होता है और रिसीवेबल का बैलेंस इनकम में डेबिट होता है। रिसीवेबल होता ही डेबिट है, तो लिहाजा ये बैलेंस यहां लाता हूं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसका जो बैलेंस आ रहा है वो 17,000 है रिसीवेबल का, और जो एडवांस का बैलेंस आ रहा है वो 31,000। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर आपने 292,500 का सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया। अब कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा 292,500। फर्दर वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रुपीज 9,000। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो सब्सक्रिप्शन का जो रिसीवेबल बैलेंस है, जो डेबिट था, वो कम हो जाएगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर हम रिटर्न ऑफ का वर्ड लिख देते हैं, एंड रिटर्न ऑफ अमाउंट इज 9,000। अब ये तमाम रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं क्लोजिंग बैलेंस में आऊंगा। अगेन क्लोजिंग बैलेंसेस दो दिए हुए हैं, 24,000 और 29,000। इसमें जो 24,000 की अमाउंट है वो एरियर है रिसीवेबल, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, और क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है ऑपोजिट साइड पे लिखा जाएगा 24,000। और जो आपकी अनअर्न्ड है 29,000 की अमाउंट, वो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, जितना भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो हम यहां पर डेबिट करेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको प्लस किया 500, 356,500, 356,500, 310,
500. This amount will be credited to income and expenditure, और यही मेरी बैलेंसिंग अमाउंट आएगी। ठीक है जी, अभी ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल ली कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 2। एनुअल सब्सक्रिप्शन is 6,000 rupees at start of year. Fourteen members had not paid their subscription, while 6 members had paid subscription in advance. उससे आगे हम ले रहे हैं जी कि 50 new members were added and total members were 210 at year end. At the end of year, $20 members subscription was due, whereas 9 members paid subscription in advance. अब यहां से आपको कहते हैं जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप बनाइए। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो सारी चीजें वही आएंगी, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। सर नंबर्स की गेम खेली गई है इसमें पूरे क्वेश्चन में। देखें जैसे वो लिख रहा है कि 14 मेंबर्स ऐसे हैं जब साल शुरू हुआ था जिन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया था, और 6 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस पे कर दिया था। 50 न्यू मेंबर्स आपने ऐड किए, यानी न्यू ऐड हुए, और उसके बाद टोटल मेंबर्स 210 हो गए ईयर एंड पर, और ये टोटल मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें ये 50 मेंबर्स इंक्लूड हैं। यानी पूरे साल में आई कैन से एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर there were 160 members, and at the end of year there was 210 members. ये इन वर्डिंग से मैंने ये दो चीजें एक्सपेक्ट कर ली कि साल के शुरू में 160 मेंबर्स थे, साल के एंड पे 210 है। और ये याद रखिएगा कि ये जो 160 मेंबर्स हैं इसमें ये 14 और 6 शामिल हैं। अब इन 160 में 14 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पिछले साल नहीं दिया था, यकीनन उनका सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव होगा।
और 6 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस दे दिया था। सो इन 6 मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन इस साल का हमें रिसीव नहीं होगा। अब साल के एंड पे 10 मेंबर्स हैं जिसमें न्यू भी है 50। इनमें से आपके 20 मेंबर्स ऐसे हैं जिनका सब्सक्रिप्शन ड्यू है और 9 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी हो। ठीक है, तो यहां से हमें कैश कितना कलेक्ट हुआ है वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर मैं टी अकाउंट की बजाय ये सारी अमाउंट्स निकालना शुरू कर दूं, नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू सॉल्व इट। ठीक है, मैं इसको इस तरह करता हूं, लेजर हम आप बना लेंगे, ये नंबरिंग करता हूं, यानी ओपनिंग रिसीवेबल कितना था वो पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग एडवांस कितना था ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थर्ड, कितना कैश आपने कलेक्ट किया ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फोर्थ, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, दोनों ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ इस एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल 2 ली है इसमें रिटर्न ऑफ कोई नहीं है, इसलिए मैंने इसको कोई नंबरिंग नहीं की। तो लिहाजा सबसे पहले फर्स्ट को कैलकुलेट करते हैं। देखें जो फर्स्ट में देखिए तो वो लिख रहा है जी कि आपके साल में 14 मेंबर्स ऐसे थे, जो यहाँ भी मैंने सेपरेटली लिख दिया था आपके लिए दिस वन। 14 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं की थी। तो इसका मतलब है कि ये ओपनिंग रिसीवेबल था मेरा, ये वो अमाउंट थी सब्सक्रिप्शन जो साल के शुरू में हमें रिसीव नहीं हुई थी। ठीक है, तो लिहाजा ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ड्यू अमाउंट का। दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ, और ये कौन सा ब्रॉट डाउन है, एरियर्स, जो एरियर अमाउंट है। और कितनी एरियर अमाउंट थी, 14 मेंबर्स हैं और एक मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6000 है। 14 into 6000 विच इज इक्वल टू 84,000। ये मेरी पहली अमाउंट निकल आई, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से अब मैं सेकंड कैलकुलेट करता हूं कि जब साल शुरू हुआ था तो कितनी अमाउंट ऐसी थी जो हमारे पास एडवांस आ चुकी थी। ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड वाला। अब एडवांस में अगर देखें तो मैंने ये जो सेपरेट किया, 6 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें एडवांस पेमेंट की हुई है। सो इट मींस 6 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 6000 हमें पे कर दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 36,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा नंबर 3। अच्छा, अब नंबर 3 की कैलकुलेशन क्योंकि लेंथी है वो मैं साइड पे करूंगा, तो 4 और 5 की तरफ आते हैं। नंबर 4, अब मुझे कैलकुलेट करना है क्लोजिंग एडवांस कितना है, बैलेंस कैरी डाउन और एडवांस। अब जब साल एंड हुआ तो वो लिख रहा है 9 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें एडवांस पेमेंट कर दी थी। सो इट मींस 9 into 6000 54,000, ये मेरा बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस का। और इसी तरीके से मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालता हूं एरियल का। अब देखना ये है कि साल के एंड पे कितने आपके मेंबर्स ऐसे थे जिनकी अमाउंट एरियल थी, यानी 20 की अमाउंट ड्यू थी और इन्होंने अभी तक पे नहीं किया साल के एंड तक। तो 20 into 6000 विच इज इक्वल टू 120,000। अच्छा, ये जो नंबर 3 मैंने लिखा है इसको मैं पहले अरेज कर रहा हूँ, इसके बाद इसकी डिस्कशन कर। ये 4 वर्किंग तो मैंने इजीली आपके सामने कर दी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शन है। देखिए रिटर्न ऑफ तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अगर मैं रिटर्न ऑफ की बात करूं, इट इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। अब मेरे पास 2 अमाउंट है, या कैश की अमाउंट में कैलकुलेट करूं या इनकम एक्सपेंडिचर की। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कैश की अमाउंट तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग अमाउंट मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आ जाएगी, और अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट कैलकुलेट करूं तो बैलेंसिंग अमाउंट मेरे पास कैश की आ जाएगी। सो इट बिकम्स इजियर टू कैलकुलेट। सो अभी स्टार्टिंग में मैं इसको ले रहा हूं 3, इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आएगी। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में बहुत सिंपल सी चीज है, आप ये देखना है कि इस साल में कितने मेंबर्स थे आपके और जितने मेंबर्स है उसे कितना सब्सक्रिप्शन लेना था। अगर मैं इसको यही कैलकुलेट कर लूं नंबर 3 को,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, देखो मेरे पास टोटल साल के शुरू में 160 मेंबर थे, लेकिन 50 न्यू मेंबर्स ऐड हुए और मेरा जो नंबर्स है दैट हैव बीन इंक्रीज टू 210। अब इस वक्त साल के एंड पे 210 मेंबर्स हैं, और यानी मेरी जो इनकम है वो 210 मेंबर्स की है, चाहे रिसीव हो या ना हो। अब मैं इसको सिंपली कैलकुलेट कैसे करूंगा कि 210 मेंबर्स हैं और एक मेंबर मुझे 6000 का सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 1.26 मिलियन की अमाउंट आ जाती है। अब जब मैं इस तमाम की पांच अमाउंट पुट करूंगा तो यहां पर बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो कैश की आ जाए, ये बैलेंस आएगा, यानी बैलेंसिंग अमाउंट। ठीक है, और अगर आप कैश को कैलकुलेट करते हो वो भी हो जाएगा, लेकिन बट इट विल टेक टाइम, और मैं नेक्स्ट स्टेप पे उसको आपको लेना चाह रहा हूँ। अभी मैं चूंकि स्टार्ट की है, अभी आप सिंपल कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करें। और वैसे भी एग्जामिनेशन में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो ऑब्वियसली आई विल रिकमेंड कि मैं क्या इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट चूंकि आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसी को कैलकुलेट करूंगा, और बाकी जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो मेरी कैश की अमाउंट आ जाए। ठीक है जी। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना है। Any student you want to ask any question? Yes, please. Okay. मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूँ। अच्छा, अब इससे आगे आएंगे, एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लाइफ यानी लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी basically it is a one time fee which is required to be paid by the member. एक तो तरीका ये होता है कि आप हर साल सब्सक्रिप्शन पे करें, और सेकेंडली क्या होता है कि बजाय कि हम हर साल पे करें, हम साल में हम वन टाइम लम सम अमाउंट पे कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज वन टाइम पेमेंट। और ये लमसम पेमेंट होती है जो हम रिसीव करते हैं। हमारे लिए तो रिसीट है इनकम एक्सपेंडिचर यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से। We can find three different policies. First, life membership fee can be recognized as income. मैं बता रहा हूँ, पहले वर्ड्स यूज किया, इसको माइंड में रखिएगा। इट्स अ पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कंपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी हो सकती है कि जितना भी लाइफ मेंबरशिप फी आएगी, जिस साल में आएगी उस साल में इनकम बना लो। लेकिन जो मोस्ट रियलिस्टिक है वो ये है कि ओवर द पीरियड, यानी आप इसको एक साल की इनकम नहीं बनाते, बल्कि ओवर द पीरियड आप इसको रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद थर्ड, ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट पॉलिसी ये हो कि आप इसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो, ये इनकम बने ही ना, कैपिटल फंड। सो ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जामिनर। जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे होते हो तो आपने देखना है कि लाइफ मेंबरशिप के बारे में इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करोगे। अब जरा देखिएगा, अगर फर्ज कीजिएगा आपको लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो 170,000 है लाइफ मेंबरशिप फी, ये आपको रिसीव होती है एक मेंबर से। अगर आप इसको इनकम बनाओगे तो एंट्री क्या होगी, ये देखिए मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, और तीनों में हम एंट्रीज कैसे करेंगे अब जरा देखते हैं। फर्स्ट, जब मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव करूंगा, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव करूंगा, तो पहली एंट्री जो इनकम के केस में होगी, हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, तो कैश मेरे पास बिजनेस में आ रहा है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। यानी ये लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरी ट्रांसफर हो जाएगी एज एन इनकम। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पॉलिसी,
अगर पॉलिसी ये है कि नहीं, जो आपने सब्सक्रिप्शन यानी या लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव की है 170,000 की, इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड, यानी किसी एक साल की इनकम नहीं होनी चाहिए। फिर एग्जामिनर आपको ये लाजमन बताएगा इस केस में कि कितने सालों में आपने अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इनकम ओवर द पीरियड, यानी अगर मैंने 170 आज रिसीव कर लिया है तो ये आज की इनकम बन गई। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये 170,000 आज की इनकम ना बने, ये 5 इयर्स की इनकम हो, तो हमें इसको 5 इयर्स में अमोर्टाइज करना पड़ेगा। और अमोर्टाइज कैसे करेंगे वही अभी हम उसी की डिस्कस करने लगे हैं। तो अब नंबर 2 में छपाएंगे। इस केस में तो एक एंट्री नहीं होगी, यानी जब स्टार्ट ऑफ द ईयर आप जब रिसीव करोगे, स्टार्टिंग पे स्टार्ट ऑफ ईयर अज्यूम करते हैं कि हमने ये सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में रिसीव किया। अब जब साल के शुरू में रिसीव किया तो एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट। और चूंकि पॉलिसी ये है कि हमने इसको इनकम ओवर द पीरियड बनाना है, पहले आप इस सारे सब्सक्रिप्शन को अनअर्न्ड या मेंबरशिप फी को अनअर्न्ड फी में कन्वर्ट कर लें। अनअर्न्ड लाइफ मेंबरशिप फी, ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा अनअर्न्ड फी। और ये अमाउंट आएगी 170,000। अच्छा, उसके बाद जैसे ही एक साल खत्म होगा, एंड ऑफ ईच ईयर, बल्कि मैं ईच का वर्ड यूज कर रहा हूं, हर साल के एंड पर अब आपने इसको इनकम बनाना है। अब ये अमोर्टाइजेशन करने लगा हूं। जब अमोर्टाइज करोगे तो अनअर्न्ड फी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। सो पहले तो आप ये देखोगे 170,000 अगर मैंने 5 इयर्स में अमोर्टाइज करने हैं तो पर ईयर अमाउंट कितनी आएगी, 170,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 34,000। अब मैं 34,000 से एंट्री पास करूंगा और एंट्री क्या होगी, अनअर्न्ड को मैं डेबिट कर दूंगा। अनअर्न्ड लाइफ मेंबरशिप फी ये डेबिट की कितनी अमाउंट से, 34,000 से। और उसके बाद जो सेकंड जो अमाउंट बनेगी क्रेडिट साइड पे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आप क्रेडिट कर दो। सो जो ये सेकंड मेथड है, इसमें भी आप इनकम बनाते हो, लेकिन किसी एक साल की इनकम नहीं। इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड। अब जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा, मैं इसको अनअर्न्ड इनकम में को कन्वर्ट करता जाऊंगा इनकम में। अल्टीमेटली 5 साल के बाद ये जीरो हो चुका होगा, यानी 5 साल की इनकम बन चुकी होगी। इसी तरीके से थर्ड मेथड हमने पढ़ा था कैपिटल फंड। थर्ड पॉलिसी हो सकती है आपकी कैपिटल फंड। अब जब कैपिटल फंड की बात करता हूं तो जिस वक्त कैश रिसीव होता है, अब आप इसमें इनकम नहीं बनाते, बल्कि आप सिंपल डेबिट करते हो, कैश डेबिट और कैपिटल फंड क्रेडिट। तो फिर इक्विटी में जाकर आप कैपिटल फंड को ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। अब इसकी अमाउंट 170 हमने कैपिटल फंड में ऐड कर दी। अब ये जो तीनों अमाउंट मैंने तीनों मेथड से कैलकुलेट किए हैं, 3 डिफरेंट, इसको स्टेटमेंट्स में कैसे लेके जाएंगे उसको भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेथड नंबर 1, अगर हमारा मेथड नंबर 1 यूज कर रहे हैं, यानी ऑल द लाइफ मेंबरशिप फी शैल बी क्रेडिटेड टू इनकम, तो फिर मैं सारी की सारी अमाउंट इनकम बना दूंगा और यहां लिखूंगा लाइफ मेंबरशिप फी। एंड द लाइफ मेंबरशिप फी will be 170,000। ये सीधा सीधा 170 लिखूंगा इन रुपीज। अच्छा, मेथड नंबर 2, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में आपने अमोर्टाइज करना ओवर द पीरियड। जिस साल की भी आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हो, जैसे ईयर 1 की हम बात कर लेते हैं, पहले साल की, तो उसमें जो इनकम आ रही है वो सारी अनअर्न्ड थी, लेकिन अनअर्न्ड सिर्फ 34,000 इनकम एक्सपेंडिचर में गई। तो सेकंड मेथड में जो इनकम एक्सपेंडिचर में अमाउंट आएगी लाइफ मेंबरशिप फी की, वो 34,000 है। दैट इज 34,000। लेकिन अगर मैं थर्ड मेथड की बात करूं,
मेथड नंबर 3, अगर मेथड 3 यूज कर रहा हूँ, यानी मेथड का मतलब है पॉलिसी कह लें, जो मैनेजमेंट पॉलिसी अगर कैपिटल फंड की है तो ये जो कैपिटल फंड है वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, तो यहाँ कोई अमाउंट हमारी शो नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डिस्कशन करूं, अगर कंपनी, अगर ऑर्गेनाइजेशन की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हमारी पॉलिसी ये है कि जितनी भी आपको लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव होगी वो सारी इनकम को क्रेडिट कर दोगे। जब सारी की सारी इनकम में चली गई तो नो अमाउंट शैल बी शोन हियर, नॉट टू बी शोन, ये शो नहीं होगी। लेकिन अब ये सेकंड को जरा मैं थोड़ा प्रोमिनेंट कर रहा हूं। सेकंड, अगर हमारी पॉलिसी है ओवर द पीरियड, तो फिर जरा केयरफुली आपने देखना है करना क्या है। देखो आपकी अनअर्न्ड फी जो होती है ये लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमारी कहाँ शो होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और उसमें से यानी ये लाइबिलिटी पहले 170 से क्रेडिट हुई, फिर लाइबिलिटी को हमने 34 से डेबिट कर दिया। अब अगर इसको देखें तो मेरी लाइबिलिटी की अमाउंट कितनी आ रही है, 170,000 माइनस 34,000, यानी 170 हमें कलेक्शन हुई थी लाइफ मेंबरशिप फी की, जिसको हमने अनअर्न्ड फी में ट्रांसफर किया था, और उसमें से 34 में अमोर्टाइज कर चुका हूं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो 136,000 है। दिस इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। और ये अब ये कौन सी लाइबिलिटी है, अब इसकी डिस्कशन करनी है। लाइबिलिटीज दो किस्म की होती हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट और नॉन करंट, यहाँ से स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये जरा बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इंट्रो लेवल में भी ये बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं हुआ था, ये FR1 से हमारा स्टार्ट हुआ है। अब ये जो 136,000 की जो अमाउंट आ रही है, ये कितने सालों का सब्सक्रिप्शन है, यानी ये जो आपने रिसीव किया है या मेंबरशिप फी कितने सालों की है, 5 इयर्स की थी लेकिन एक साल अमोर्टाइज हो गया, इट रिप्रेजेंट 4 इयर्स। और हमने क्या पढ़ा था, एनी जो यानी लाइबिलिटी अगर एक साल में पे होगी या अमोर्टाइज होगी, अमोर्टाइज यहाँ इसके लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अगर अमोर्टाइज होगी वो करंट होगी, बाकी नॉन करंट। अब देखो इस 4 ईयर में एक अगले साल आपने अमोर्टाइज करनी है 34, नेक्स्ट ईयर अमोर्टाइज करनी है 34, बल्कि हर साल 34 करनी है। जो नेक्स्ट ईयर अमोर्टाइज करनी है वो पोर्शन करंट होगा, और बाकी जो 3 साल की जो आपकी अमोर्टाइजेशन है वो नॉन करंट में ट्रांसफर होगी, which is equal to 102, 34,000 into 3। अब इस तरह हमने इसको स्प्लिट करना है और इसको यहाँ पे शोर करना है। नॉन करंट लाइबिलिटी की हेडिंग में भी आप लिखोगे अनअर्न्ड फी या डेफर्ड इनकम, इसकी जगह डेफर्ड इनकम भी लिख सकते हैं, मैंने खुद दूसरा वर्ड रिप्लेस किया आपके लिए, डेफर्ड इनकम। ठीक है जी। अब डेफर्ड इनकम जो आप शो करोगे वो 102,000 नॉन करंट में, और फिर करंट लाइबिलिटी में भी आप डेफर्ड इनकम शो करोगे, जिसको अगर हम पूरा लिखें तो हम लिखते हैं करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड इनकम, यानी डेफर्ड इनकम का वो पोर्शन जो अगले साल आपकी इनकम बनेगी, वो करंट पोर्शन होगा ऑफ डेफर्ड इनकम, एंड दिस अमाउंट इज 34,000। लेकिन ये याद रखिएगा कि ओवरऑल जो लाइबिलिटी आ रही है वो 136 ही है, जो आपकी डेफर्ड इनकम है वो 136 ही है। अब थर्ड मेथड में, अगर मैं थर्ड मेथड में मूव करूं, यानी थर्ड अगर पॉलिसी हो कि कैपिटल फंड को ट्रांसफर करना है, तो फिर हमने पढ़ा था कि इनकम एक्सपेंडिचर में कोई अमाउंट नहीं आएगी, बल्कि ये सारी अमाउंट कैपिटल फंड में जाएगी। तो आप जिस वक्त कैपिटल फंड लिखोगे, कैपिटल फंड, इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड, ये मैं यहाँ अमाउंट नहीं लिख रहा, ये गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन में आप ले लोगे इसमें ऐड करोगे जो कैपिटल फंड वहां से ट्रांसफर हो रहा है, यानी लाइफ मेंबरशिप फी जो आप रिसीव कर रहे हो वो आपकी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और ये अमाउंट आएगी 170,000। ये सारी की सारी अमाउंट कैपिटलाइज करनी, इसको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो लाइफ मेंबरशिप फी को 3 डिफरेंट तरीकों से हम हैंडल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जामिनर क्या रिक्वायर कर रहा है।
अगर एग्जामिनर ये कहते हैं कि जितना भी लाइफ मेंबरशिप फी है वो सारी इनकम को ट्रांसफर कर दो, तो हम इनकम को ट्रांसफर कर देंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल फंड को, हम कैपिटल फंड को ट्रांसफर करेंगे। जिस वक्त वो इनकम को ट्रांसफर करेगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो आएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आएगा ये अमाउंट, ये मैं क्रॉस लगा रहा हूं। और जिस वक्त कैपिटल फंड में सारी अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो इस पॉलिसी के तहत, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कोई अमाउंट नहीं आती और सारी अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन अगर आप दोनों मेथड यूज कर रहे हैं, यानी सेकंड पॉलिसी यूज कर रहे हैं ओवर द पीरियड, तो इसमें दोनों में अमाउंट आती है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी जो अमोर्टाइज हुई है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगी एज अ करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप इसको लेकर चलो। ठीक है, इसके अलावा फर्दर आगे चले तो डोनेशन की बात आती है, जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई डोनेशन मिलती है, किसी किस्म की कोई डोनेशन मिलती है, नॉर्मली डोनेशन इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी आपको डोनेशन मिली फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो उस सूरत में, या आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको डोनेशन मिली फॉर यानी अल्ट्रासाउंड मशीन या किसी एक्सरे मशीन या कोई और इक्विपमेंट के लिए, ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट के लिए जो डोनेशंस मिल रही हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी और ये इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं होगी। इट शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो ये ओवरऑल मैंने आपके सामने सिचुएशन रखी। अब मैं आगे बढ़ूंगा और स्टार्ट करूंगा एक सिंपल एग्जांपल। यहाँ पर किसी को क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो, मैं आगे बढ़ूंगा। ये स्लाइड्स खत्म करनी है मैंने, प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैपिटल फंड ये ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आए हैं, इसका थोड़ा समझा दे सर। अच्छा, कैपिटल फंड बिल्कुल उसी तरीके से निकालते हो आप जैसे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी साल के शुरू के जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं उसको माइनस कर दो तो ये कैपिटल फंड आएगा। अगर हम इससे पिछला चैप्टर जो पढ़ चुके हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें भी कैपिटल निकाल देते तो इसी मेथड से निकालते थे, यहाँ पर भी उसी तरीके से निकालेंगे कैपिटल फंड, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और अगर गिवन होगा तो फिर ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, अगर गिवन है तो इट्स ओके फाइन, उसमें कोई मसला नहीं। और कोई क्वेश्चन? ओके फाइन। ये डोनेशन वाला पॉइंट रिपीट कर दें, नेट प्रॉब्लम हो गया। जी मौजम, आपकी आवाज हल्की आ रही है। ये डोनेशन वाला पॉइंट रिपीट कर दें जरा। ये डोनेशन वाला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए डोनेशन जो है उसका सिंपल रूल आपने याद रखना है डोनेशन का। डोनेशन नॉर्मली अगर लिखा हो सिर्फ डोनेशन, कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो डोनेशन विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। लेकिन अगर आपको डोनेशन मिली है किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए, इन ऑर्डर टू फुलफिल सर्टेन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो फिर उसकी डोनेशन जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं होगी, वो कैपिटल नेचर के लिए होगी, वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगी। मसलन मैंने अभी एग्जांपल दी थी, अगर आपको डोनेशन मिलती है फॉर बिल्डिंग, डोनेशन मिलती है फॉर इक्विपमेंट्स, ये जितनी भी डोनेशंस हैं ये कैपिटल नेचर की हैं, इसको इनकम एक्सपेंडिचर को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और कोई क्वेश्चन जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी प्लीज प्लीज पूछे। ये मतलब फिर कहाँ जाएंगी, उधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जाएंगी? जी जी, जो कैपिटल फंड जब आप लिख रहे हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी ना, फिर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी डोनेशन। राइट, ठीक है, ओके जी। अच्छा, मैं आपकी बुक में आता हूँ और बड़ी सिंपल सी पहले एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल 1। ये सब्सक्रिप्शन की आपने खुद करनी है एग्जांपल, ये नोट कर लो, ये मैंने तो अपनी तरफ से ली थी, तो मैंने खुद नहीं करवाई, ये बहुत इजी है। 149 पेज पर 2 एग्जांपल है, ये आपने करनी है।
ये फॉर्मेट्स हम कल सारे डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी फॉर्मेट आपको मालूम है। दिस वन, ये एग्जांपल वन है, नवाब शेख यूथ मूवमेंट। ठीक है जी। Following were the assets and liabilities of the Nawabshah youth movement at 30th April 2017। 30th April 2017 और आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है 18 का, 30th April 2018 का, यानी इट मीन्स कि ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है। और बहुत सा डाटा आपको बिल्कुल उसी तरह नजर आएगा जैसे आप सिंगल एंट्री सिस्टम में लेते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके हिसाब से उसकी वजह से थोड़ा सा वो फर्क आता है, अदरवाइज वही चीज है। अब देखिए फिक्सचर एंड फिटिंग जो है नेट अमाउंट है 16,340। इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट कॉफी बार, अच्छा अब देखिएगा जैसे ये इन्वेंट्री आ गई रिफ्रेशमेंट की, तो ये इसका बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, यानी ये एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जहां से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ फंडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन्वेंट्री है 4460 की। लैंड आपको गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, पेएबल फॉर ड्रिंक सप्लाइड कॉफी बार, ये भी उसी तरह आएगा, और कैश एट बैंक 7466। ओके, अब इससे नीचे जो है वो अकाउंटेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 30th April 2018। ये हमें सारी रिसीट्स दी हुई हैं। आप देखो कौन कौन सी रिसीट्स हैं। डोनेशन रिसीव्ड, रेंट ऑफ हॉल। अब देखो यहाँ डोनेशन रिसीव्ड का वर्ड है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए, और इवन एडजस्टमेंट में भी देखें तो कहीं पर कोई चीज मेंशन नहीं है, क्योंकि अगले पेज पे तो सोल्यूशन आ जाएगा, यही का क्वेश्चन है। तो किसी किस्म की कोई चीज नहीं लिखी हुई। जब नहीं लिखी होगी तो ये जितना भी आपका सब्सक्रिप्शन ये जो अमाउंट आ रही है डोनेशन, ये इनकम एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करेंगे, यानी ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। इसी तरह रेंट ऑफ हॉल, ये भी यदि रिसीट है तो ये इनकम हो गई। मेंबर सब्सक्रिप्शन, अब चूंकि सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, और क्लोजिंग भी यकीनन दिए होंगे, तो सब्सक्रिप्शन का आप अकाउंट बनाइएगा जैसे अभी डिस्कशन की। फिर सेल्स ऑफ ब्रोशर्स, आपने कुछ ब्रोशर सेल किए, ये भी मेरी इनकम में आएगा। सेल्स ऑफ डांस टिकट्स, टिकट्स जो सेल की हैं आपने कंसर्ट की, वो भी आपके इसमें आएगा। और सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट कॉफी बार, ये कॉफी बार जहां जहां कॉफी बार का वर्ड नजर आ रहा है ये हमारी सेपरेट एक्टिविटी है, और जैसे मैंने कल बताया था कि इसको आपने सेपरेटली इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इसका प्रॉफिट निकालना है और वो यहाँ ट्रांसफर करना है। इसी तरह पेमेंट्स में भी देखिएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरीज एंड वेजेस, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, डांस एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट सप्लाईज, और ये भी कॉफी बार की है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन देख लें, वेजेस ऑफ ₹556,000 वर ड्यू बट अनपेड एट ईयर एंड, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखिएगा कोई दी हुई है, ओपनिंग वेजेस में कोई नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग गिवन है। यानी इट मींस कि ये जो आपको यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस आ रही है, ये वो है जो आपने पे की है, और 556 की स्टिल आपने पे करनी है। उसके बाद इन्वेंट्रीज ऑफ ड्रिंक्स एट 30th April 2018 वाज 14.21 मिलियन, ये वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी, ठीक है, जो कॉफी बार का वर्ड था, हाँ जी कॉफी बार का। उसके बाद प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्शन एंड फिटिंग 1.9 मिलियन, and then subscription due but not paid at 30th April was 1.9 million। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया सब्सक्रिप्शन का, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से उसी स्टाइल में हम सॉल्व करेंगे जैसे हम सिंगल एंट्री का करते रहे हैं। ये एक्सेल की फाइल ओपन करूंगा, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, जरा कैलकुलेशन मेरी सेव हो जाती है। लेक्चर 34, ये ये आ गया आपका जो फॉर्मेट्स। अब लेट्स स्टार्ट एग्जांपल 1, और आपका जो पेज नंबर है बुक का दैट इज 157, पेज 157, आई कैप स्टडी टेक्स्ट।
ओके जी, नवाबशहर यूथ मूवमेंट, ये हेडिंग आ गई। ये पूरा एग्जाम फॉर्मेट की तरह मैं बना रहा हूँ। इसमें आपने ईयर देख लें। अच्छा, आपने बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या स्टेटमेंट, और फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2018, ये तो 17 ओपनिंग बैलेंस है, 30th अप्रैल 2018। अच्छा, अब इसमें 2 कॉलम बना रहा हूँ और अमाउंट्स देखें किसमें दी हुई है, रुपीज इन 1000, ये रुपीज इन 1000, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले हमें इनकम चाहिए, इनकम। अब जैसे जैसे रिसीट एंड पेमेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि पहला स्टेप कि जितनी भी रिसीट्स हैं वो सारी की सारी आप इनकम बनाओ, एक्सेप्ट मैंने कुछ चीजें बताई थी वो माइंड में रखनी है। तो सबसे पहले डोनेशन रिसीव हुई है 500 की, और डोनेशन की किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जितनी भी डोनेशन रिसीव हुई है वो मेरी इनकम होगी। तो मैं पहले इसको शो करता हूँ, डोनेशन 500 थाउजेंड्स में है। उसके बाद रेंट ऑफ हॉल, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी एज इट इज ले आते हैं। रेंट ऑफ हॉल जो है वो 5600। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट आइटम दी हुई है मेंबर सब्सक्रिप्शन, इसकी मुझे एब्सोल्युटली वर्किंग बनानी है और इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वर्किंग नंबर 1 में। अब यहां पर हम वर्किंग बनाते हैं और वर्किंग 1 में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं सब्सक्रिप्शन, ये हेडिंग आ गई। अब इसके लिए जो अकाउंट ओपन करेंगे, लेजर अकाउंट ओपन करेंगे, वो भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट का होगा। ये डेबिट और क्रेडिट साइड में जरा इसको सेटिंग कर दूं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसका लेजर बनाना है हमने। और अमाउंट जो है वो इन रुपीस डेबिट साइड पे भी लिखूंगा और क्रेडिट साइड। अच्छा, अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में देखते हैं। ये लिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। इनकम अगर रिसीव्ड में एडवांस में रिसीव हो तो ये लाइबिलिटी होती है या एसेट? सर एनी स्टूडेंट? लायबिलिटी होती है। लाइबिलिटी। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, तो मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखता हूँ कि बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द बैलेंस इज 4900। अब इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस में और कोई भी बैलेंस नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आइएगा और सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 24,000 का, क्या एंट्री पास की, कैश को डेबिट किया आपने और सब्सक्रिप्शन को आपने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर आप कैश ऑपोजिट अकाउंट लिखेंगे और कितना कैश रिसीव किया, 24,000। देन फिर क्लोजिंग बैलेंस में मूव करते हैं, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था दिस वन, लास्ट में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट पेड, यानी ये सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है लेकिन अभी पे नहीं हुआ, यानी हमें रिसीव नहीं हुआ। अब मुझे ये बताओ कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है इसका बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? सब्सक्रिप्शन इनकम है और इनकम अगर ड्यू हो तो डेबिट होगी या क्रेडिट? क्रेडिट होगी, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट होगी। नॉर्मली डेबिट होती है लेकिन ऑपोजिट लिखा क्रेडिट साइड पे जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका बैलेंस क्या होता है, ये याद रखिएगा। अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका बैलेंस क्या होता है, तो बैलेंस आपने क्रेडिट नहीं बताना, ये डेबिट है, रिसीवेबल है। हाँ, इसको चूंकि क्लोजिंग बैलेंस है ये ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है, तो मैं इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ। एंड द अमाउंट इज 1900,000 यानी 1900। अब इसके बाद डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं आई और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसको सम कर लीजिएगा, ये टोटल आया 30,800। इसी टोटल को यहां लिखता हूं 30,800, और ये जो भी बैलेंस आ रहा है दिस विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
विच इज 30,800। और ये जो आंसर आया है इसको मैं इटैलिक कर रहा हूँ कि ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ठीक है, और इसको मैं रेड कलर भी कर रहा हूँ कि ये बैलेंसिंग अमाउंट है। ये लीजिए, अब ये 30,800 की अमाउंट मैं यहाँ ले आऊँ सब्सक्रिप्शन। ये तीसरी एक हमारी इनकम साइड में अमाउंट आई। इसे नेक्स्ट में देखते हैं, रिसीट में। नंबर 4, सेल्स ऑफ ब्रोशर्स। यस, ब्रोशर्स जो आपने सेल किए हैं वो भी यहाँ पर आएगा। सेल्स ऑफ ब्रोशर्स, और ब्रोशर्स आपने सेल किए हैं 1740, ये फोर्थ अमाउंट आ गई। उसके बाद आपने सेल्स ऑफ डांस टिकट्स, और इसकी अमाउंट है 3400। अच्छा, अब आखिर में देखिएगा सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये कॉफी बार आ गया। अब इसके लिए आपको सेपरेटली अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इसे नीचे आ रहा हूं। इसके लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जिसको कहते हो, इनकम स्टेटमेंट बेशक वर्ड लिख लो, बेशक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिख लें। ये इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं सेपरेटली, और इसका प्रॉफिट और लॉस सिर्फ मैंने वहां ट्रांसफर करना है। अगर प्रॉफिट होगा तो यहीं पर आएगा, अगर लॉस होगा तो फिर एक्सपेंसेस साइड पे आएगा। और वैसे मोस्टली प्रॉफिट ही होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है वो प्रॉफिट के लिए होती है, और जिसमें प्रॉफिट होता है सिर्फ वही एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रही हो। लेकिन अगर लॉस आ जाए तो फिर आपको एक्सपेंस साइड पे शो करना है। ओके जी, अब यहाँ पर देखिएगा जिस तरह नॉर्मल सेल परचेज रिकॉर्ड करते हो उस तरह करोगे। अब इसमें कौन कौन सी आइटम बैलेंसेस में हमारे साथ रिलेट करती है? एक तो इन्वेंट्री रिलेट करती है, ठीक है, ये सीजीएस में आएगी। और इसके अलावा पेएबल, ये शायद हमें परचेज निकालने के लिए यूज करने पड़े, जैसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम में करते थे। और उसके बाद यहाँ पर तो सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है, और क्लोजिंग बैलेंस में भी आपका इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री सिर्फ गिवन है, राइट। तो लिहाजा ये सेल्स का कोई रिसीवेबल नहीं है, और रिसीवेबल होता भी नहीं है इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही कैश करना है, क्योंकि वो कैश पे बिजनेस कर रहे होते हैं ताकि उनके पास कैश जनरेट हो, ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट का आपको अक्सर क्वेश्चन में देखोगे, बल्कि किसी भी क्वेश्चन में शायद मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत ही रेयर हो सकता है। तो लिहाजा जितना आपको सेल्स है वो यहाँ से मिल जाए। सेल्स हमारी कितनी है जी, यहाँ पर देखिएगा, दिस वन, सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, बेशक पूरा वर्ड लिख लो, सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट। और इसको हेडिंग में मैं लिख देता हूं कॉफी बार। अब सेल कितनी की है आपने? रिफ्रेशमेंट 10,200 रुपीज इन 1000 में। उसके बाद अब मैं इसमें से लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में मुझे पहले चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? और ये क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ये देखिएगा, इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट 4460, ये 4460 मेरी आ जाएगी ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें मैं करूं, देखूंगा परचेजेस कितनी की है। अब देखिएगा परचेजेस के लिए ये जेन में रखिएगा, ओपनिंग पेएबल गिवन है ड्रिंक सप्लाइड के, और पेमेंट्स में आइएगा, पेमेंट्स में तो रिफ्रेशमेंट सप्लाईज की पेमेंट्स भी की आपने, और क्लोजिंग बैलेंस जो है पेएबल का गिवन नहीं है। तो लिहाजा इसके लिए लेजर अगर मैं पेएबल का बनाऊंगा तो बड़ा शॉर्ट सा लेजर बनेगा, पेएबल्स, परचेज ऐड करूंगा इसमें परचेज, और परचेज में निकालूंगा पेएबल के लेजर से। और अभी चूंकि एक ही वर्किंग बनी है, इसको मैं रेफरेंस दे देता हूं, वर्किंग नंबर 2, और इसमें मैं लेजर बना रहा हूं पेएबल का। वर्किंग 2 मैंने कैलकुलेट करनी है परचेजेस, और इसके लिए लेजर बना रहा हूं पेएबल। अब पेएबल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब ओपनिंग बैलेंस देखिएगा, इसे ऊपर गिवन है, दिस वन, पेएबल फॉर ड्रिंक सप्लाइड कॉफी बार 6780, दिस वन इज द ओपनिंग बैलेंस, और ये क्रेडिट साइड पे आएगा।
balance BD, and this balance is 6,6780. जितनी आपने परचेज की है वो मैंने फाइंड करनी है, और जितनी पेमेंट की है, ठीक है, बैंक के थ्रू, ये सारी पेमेंट्स बैंक के थ्रू है, क्योंकि ऊपर देखें बैलेंस लिखा हुआ कैश एट बैंक। तो पेमेंट जो आपने की है कॉफी बार की रिफ्रेशमेंट सप्लाईज की 19415, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं, ठीक है, यानी क्लोजिंग पेबल उसने क्वेश्चन में नहीं दिए हुए। तो इसी को प्लस कर लेंगे, यही अमाउंट यहाँ लाते हैं, इसमें से ये मैं माइनस करता हूँ 6780, दिस इज द अमाउंट ऑफ परचेसेस, ठीक है, और ये बैलेंसिंग अमाउंट है, इसे रेड कलर में लिख रहा हूं। अब ये परचेसेस की अमाउंट यहां लाते हैं 12635, इन दोनों को पहले ऐड किया, अब इसमें से लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस देखिएगा, इन्वेंट्रीज ऑफ ड्रिंक एट 30th April 2018 14210, ये लेस कर दें। अब मेरे पास इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज नॉन एज CGS, ये हमारी CGS आ जाएगी। $2885, ठीक है। अब इसको आप बैलेंस करोगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, इसको छोड़ दें तो 7315 का मेरा प्रॉफिट आ गया। यही प्रॉफिट मैं ट्रांसफर